हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। जैसे कि आपको याद होगा, हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हिंदी में ब्लड ग्रुप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है 3rd वीडियो है, हाँ, तीसरा भाग या पार्ट 3 ब्लड ग्रुप्स में। ओके, सो मैं डॉक्टर ख्वाजा नवाजुद्दीन सरवरी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कर्नाटका के एक मेडिकल कॉलेज में, जिसे मुझे जो है 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो अगर आपको याद होगा कि हमने जो है ब्लड ग्रुप टॉपिक को 10 साइड हेडिंग्स में डिवाइड किया था, जिसको हमने ऑब्जेक्टिव्स कहा था। ठीक है, तो वो 10 साइड हेडिंग्स में से हमने ऑलरेडी जो है 4 साइड हेडिंग्स कवर किए थे, जिसमें फर्स्ट था हिस्ट्री, उसके बाद था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, उसके बाद था डिफाइन एग्लूटिनिन, एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनेशन और डिफाइन एंड लाइनस्टीनर्स लॉ। उसके बाद हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि मेजर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और एक होता है RH। तो ABO के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, अभी RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फिर से मैं रिवाइज कर दूं, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना, एंटीजेंस जो RBC, जो हमारे खून के अंदर जो RBCs होते हैं, उनके जो सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस रहते हैं, सो प्रेजेंस या एब्सेंस, यानी कि उसके ऊपर रहते हैं या नहीं रहते, वो बेसिस पे A एंटीजन अगर रहा तो A ब्लड ग्रुप, B रहा तो B ब्लड ग्रुप, अगर दोनों रहे तो AB ब्लड ग्रुप, और जो है दोनों एब्सेंट रहे तो O ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ओके, उसी तरह और एक एंटीजन RBCs के सरफेस पे होते हैं, उसे RH एंटीजन कहते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर किसी इंसान के RBC के ऊपर RH एंटीजन अगर है तो उसको हम जो है पॉजिटिव, RH पॉजिटिव कहते हैं, या इन जनरल सिर्फ पॉजिटिव भी कहा जाता है। अगर RH नेगेटिव है तो इन जनरल नेगेटिव भी कहा जाता है। जैसे कि कोई A ब्लड ग्रुप है, तो A ब्लड ग्रुप में अगर RH एंटीजन है तो A पॉजिटिव, अगर नहीं है A नेगेटिव, B रहा तो B पॉजिटिव, B नेगेटिव। उसी तरह दूसरे भी ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं वो RH एंटीजन के बेसिस पे होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये RH एंटीजन है क्या चीज़। ओके, तो पहले RH एंटीजन, तो RH एंटीजन को जो है ना RH फैक्टर भी कहा जाता है। ओके, RH फैक्टर भी कहा जाता है, और ये पहली बार जो है ना रीसस मंकी में पाया गया था। रीसस मंकी, इसलिए इसका नाम जो है RH रखा गया है, रीसस मंकी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी। तो ये जो है रीसस मंकी में, यानी अगर मंकी का अगर हम रेड ब्लड सेल कंसीडर करें तो उसके जो सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होता है RBC के, तो इसको जो है RH एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बार ये रीसस मंकी में देखा गया था 1940 में। तो ये जो है 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो उसको डेजिग्नेट करते हैं कैपिटल लेटर C, स्मॉल लेटर C, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E और स्मॉल e में। ओके, सो ये 6 में से सबसे जो कॉमनली जो पाया जाता है उसे जो है ये कैपिटल D यानी कि D एंटीजन भी कहा जाता है। तो RH एंटीजन को हम जो है D, कैपिटल D से भी डेसिग्नेट करते हैं। ठीक है, और ये एक मेजर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। अगर इसकी कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए तो बहुत सीवियर रिएक्शन होता है। और ये जैसे कि ये ABO ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन थे RBC के अलावा दूसरे टिश्यूज या ऑर्गन जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, अम्नियोटिक फ्लूइड, सेमेन में पाए जाते थे। बट ये जो खुसूसी तौर पे ये जो एंटीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ RBC के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है एंड नॉट फाउंड इन अदर टिश्यूज। ठीक है, तो अब इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, ये कैसे ईजाद हुआ या डिस्कवर हुआ RH एंटीजन। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 1940 में ये पहली बार रीसस मंकी, इसलिए इसका नाम RH रखा गया है, रीसस मंकी। रीसस मंकी यानी कि जो उसकी मंकी के इस रेड ईस्चल ट्यूबरोसिटी जिस मंकी में होता है उसे रीसस मंकी कहा जाता है। तो ये जो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके एक्सपेरिमेंट के तहत क्या हुआ, तो ये जो रीसस मंकीज के जो RBCs हैं, ये जो है लोअर एनिमल जैसे कि रैबिट है, ठीक है, रैबिट के
के ब्लड में डाल दिए, यानी इन्फ्यूज कर दिए, ट्रांसफ्यूज कर दिए। ओके, सो रैबिट के ब्लड में जो है आरबीसीज मंकी से जो है रैबिट के ब्लड में डाल दिए। तो ये जो आरबीसीज के ऊपर जो ये सरफेस एंटीजन है रीसस मंकी का, जो डी एंटीजन है, ये रैबिट के लिए एक एंटीजन है, दैट इज एक फॉरेन बॉडी। सो इसके रिस्पॉन्स में रैबिट के ब्लड में, रैबिट के जो ब्लड है, रैबिट के ब्लड में उसके रिस्पॉन्स में एंटी डी प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एंटीबॉडीज। ये जो है एंटीजन है, तो इसका जो एंटी बॉडीज, जैसे कि हमने ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम में भी देखे एंटीजन और एंटीबॉडी। सो ये जो एंटीजन के अगेंस्ट एंटी डी एंटीबॉडी जो है रैबिट के सीरम में प्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड, ओके, ह्यूमन ब्लड। सो ह्यूमन ब्लड के जो आरबीसी होता है, ह्यूमन ब्लड का आरबीसी, तो इसके ऊपर भी एक इसी तरह एंटीजन पाया जाता है जिसको हम RH एंटीजन कहते हैं, जो पहली बार मंकी में खोजा गया था। तो इसी एक्सपेरिमेंट में जो ह्यूमन ब्लड है, तो ह्यूमन ब्लड के जो आरबीसीज हैं, तो इसको जो है आरबीसीज को इसके साथ मिक्स किया गया रैबिट सीरम के। सो जब ह्यूमन ब्लड को रैबिट सीरम के साथ जब मिक्स किया गया, तो ये जो डी एंटीजन है और एंटी डी एंटीबॉडी जो सीरम में थी, ये दोनों मिक्स होके सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, यानी कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ। एंटीजन और एंटीबॉडी जब मिलते हैं तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। तो उससे ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि ह्यूमन आरबीसी पे भी कुछ इसी तरह का एंटीजन है जो रीसस मंकी के आरबीसी के ऊपर है, तो उसे जो है RH एंटीजन कहा गया। ओके, तो ये इसकी हिस्ट्री थी डिस्कवरी की। तो अभी आते हैं RH एंटीबॉडीज, जो एंटी डी एंटीबॉडीज है, इसकी क्या खुसूसी है। सो ये जो है लाइक देयर इज नो नेचुरल एंटीबॉडी, यानी कि जैसे कि हमने ABO ब्लड ग्रुप में देखा है कि A ब्लड ग्रुप का नेचुरल एंटीबॉडी होता है एंटी A, B ब्लड ग्रुप का नेचुरल एंटीबॉडी होता है एंटी B। तो उसी तरह इसका कोई नेचुरल एंटीबॉडी आमतौर पे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। तो लेकिन ये प्रोड्यूस होता है जब RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स को अगर प्राइम किया जाता है इस एंटीजन से, तो उसके रिस्पॉन्स में जो है ह्यूमन बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, उसको जो है एंटी डी और RH एंटीबॉडी भी कहा जाता है। तो ये जो है एंटीबॉडी IgG टाइप है। अगर आपको याद होगा, ABO ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज जो है IgM टाइप है, जो क्रॉस नहीं हो सकते थे प्लासेंटा में, बट ये IgG होने के कारण प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, और ये वार्म एंटीबॉडीज हैं जो रूम टेम्परेचर पे बेस्ट एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एंटीबॉडीज के बारे में। सो ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, कितने परसेंटेज लोग आमतौर पे पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। इन जनरल कोई भी ब्लड ग्रुप पर टोटली 85% जो है RH पॉजिटिव होते हैं लोग, एंड RH नेगेटिव अराउंड 15%, यानी 85% के लोगों में RBC के ऊपर ये पाया जाता है, और 15% लोगों के इस पे RBC के ऊपर ये नहीं पाया जाता है। तो O ब्लड ग्रुप पे आप देखिए 38.5% है RH पॉजिटिव एंड 6.5% RH नेगेटिव। A ब्लड ग्रुप 34.3% RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव 5.7% है। B ब्लड ग्रुप में 8.6% है पॉजिटिव और RH नेगेटिव 1.4% है। AB ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव 4.3% एंड RH नेगेटिव 0.7% है। दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसके बारे में जब जानकारी लेने के बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे होते हैं, इनहेरिटेंस। ये कैसे पेरेंट्स से बच्चों में या ऑफस्प्रिंग्स में ये ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट इज RH पॉजिटिव या नेगेटिव का जो जीन कैसे ट्रांसमिट होता है। तो अगर आपको याद होगा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसमें जो है 6 जीनोटाइप्स थे, हाँ, तो उसी तरह इसके भी 3 किस्म के जीनोटाइप्स होते हैं। 3 जीनोटाइप्स आर सीन। सो 3 जीनोटाइप्स इसके जो हैं, एक होता है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। ओके, तो इसमें एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है स्मॉल d। ठीक है, तो RH पॉजिटिव लोगों में जो है ये जीन होमोजाइगस जीनोटाइप DD हो सकता है या हेटेरोजाइगस
जीनोटाइप, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है, और RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स में ये जीनोटाइप देखा जाता है। यानी कि जब कोई ये सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है तो जीनोटाइप स्मॉल लेटर dd से डेसिग्नेट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इनहेरिटेंस चार्ट का एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो 100% चांस क्या है, बच्चे जो है RH पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि ये जो फादर का जो है डोमिनेंट है। अगर ये होमोजाइगस है, फादर के पास अगर जीनोटाइप होमोजाइगस है, अगर वही फादर के पास पॉजिटिव है लेकिन जीनोटाइप फिनोटाइप पॉजिटिव हो, लेकिन जीनोटाइप जो है यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो 50% चांसेस जो है पॉजिटिव बच्चे होंगे और 50% चांसेस RH नेगेटिव बच्चे होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी। अभी हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, जो कि क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और गायनाकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स में इसका काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहा जाता है, या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। सो आपको मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बार जो भी डिफरेंट हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके इसमें 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट या लॉन्ग एसे का क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी एग्जाम्स में MBBS के। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, सो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द RH ग्रुप्स बिटवीन द फीटस एंड द मदर। यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसका ब्लड ग्रुप और जो उसके वूम यानी कि यूटरस के अंदर जो बच्चा रहता है, तो प्रेग्नेंट वुमन और उसके बच्चे के बीच में अगर ब्लड ग्रुपिंग का मिसमैच हो जाए या इनकम्पैटिबिलिटी हो, कौन से ब्लड ग्रुप, ABO नहीं, RH ब्लड ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब ये पॉइंट पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इवन ABO ब्लड ग्रुपिंग का भी मिसमैच हो सकता है, लेकिन उस पर सीवियर कुछ रिएक्शन नहीं होता। क्यों, आप सोच के बताइएगा। क्योंकि जो RH एंटीबॉडी है, एंटी-D IgG टाइप है, जो प्लासेंटा से क्रॉस हो सकता है, और जो ABO ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज हैं जैसे एंटी-A और एंटी-B, ये जो है IgM टाइप है, जो प्लासेंटा से क्रॉस नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी हम मैकेनिज्म्स देखते हैं। ये जो डिसीज जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में एक्चुअली होता क्या है, अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो मदर और उसकी बेबी में, जो पेट में या यूटेरस में जो है, तो उसके बारे में आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस चार्ट पर। तो एक कंसीडर करिए, एक वुमन है RH नेगेटिव, तो एक मदर है जो RH नेगेटिव है और फादर जो है RH पॉजिटिव, यानी उनका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, A हो, B हो, AB हो या O हो, लेकिन वो पॉजिटिव है। फादर जो है पॉजिटिव है, मदर जो है RH नेगेटिव है, नेगेटिव कोई भी ब्लड ग्रुप हो, A नेगेटिव, B नेगेटिव, नेगेटिव है। ठीक है, तो जब कंसीव हो गए, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, और अगर जो फीटस है, फीटस जो यूट्रस के अंदर अभी डेवलप हो रहा है, और वो जो है पॉजिटिव फादर से इनहेरिट कर दिया, अगर नेगेटिव इनहेरिट कर दिया है तो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन अगर पॉजिटिव इनहेरिट किया है, यानी बच्चा भी RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तब ये समस्या हो सकती है। तो क्या समस्या हो सकती है हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव मदर विद RH पॉजिटिव फीटस, हाँ, सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है ना कुछ खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि कुछ मात्रा में ब्लड यहाँ से जो RH पॉजिटिव का जो ब्लड का एंटीजन है मदर के सर्कुलेशन में जाता है, लेकिन बहुत लिटिल, थोड़ा सा जाता है, तो उससे कुछ फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नुकसान नहीं होता, कुछ नुकसान। लेकिन जब यही फर्स्ट प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट होती है, यानी कि जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है 9 मंथ्स के बाद, तो जब डिलीवरी हो जाती है, ओके, तो जब डिलीवरी होते वक्त जो है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को सेवरेंस करते हैं, यानी कि कट करते हैं, तो उस टाइम पर जो फीटस ब्लड यानी कि बच्चे का जो खून है मदर के सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है, और उस टाइम पे जो बच्चे के जो RBC से मदर्स के खून में चला जाता है, माँ के खून में चला जाता है, तो उस वजह से मदर का ब्लड के सर्कुलेशन में अभी ये एंटीजन दाखिल हो जाता है। तो मदर के सर्कुलेशन में पहले से ही नहीं था, तो RH नेगेटिव थे, अभी पॉजिटिव जो RH पॉजिटिव सेल्स में चले गए। तो उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो बच्चा पैदा हो गया, तो उसको कुछ जिसके ब्लड ग्रुपिंग का कुछ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा।
लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब ये ऑलरेडी एंटर हो गए तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद वुमन बिकम सेंसिटाइज टू द एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज फॉर्म टू फाइट द RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स। यानी कि जो RH नेगेटिव मदर है उसके लिए जो ये नया एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट मदर का इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। कौन सी एंटीबॉडीज? दिस एंटी-डी एंटीबॉडीज RH एंटीजन के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर के स्क्वायर में बताया गया है वो है RH एंटी-डी एंटीबॉडीज। ओके, RH एंटीबॉडीज या एंटी-डी एंटीबॉडीज कहेंगे, ठीक है। तो अब मदर के ब्लड में जो RH नेगेटिव है लेकिन उसके पास एंटीबॉडीज, जनरली नॉर्मली नेचुरल एंटीबॉडीज नहीं रहते, ये सेंसिटाइज होने के बाद ये एंटीबॉडीज अब मदर के ब्लड में है। अब अगर फिर से यही मदर कंसीव हो गई यानी सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, इन द नेक्स्ट RH पॉजिटिव, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चा RH पॉजिटिव रहा, जो पॉजिटिव जीन फादर से इनहेरिट होके बच्चे का ब्लड ग्रुप फिर से RH पॉजिटिव हुआ, तो ये जो मैटरनल एंटीबॉडीज है यानी कि जो मदर के अंदर जो ये एंटीबॉडीज है, ये जो है जो IgG है प्लासेंटल बैरियर से क्रॉस होके यूट्रस के अंदर यहाँ पर चले जाएंगे और जो बच्चे का जो एंटीजन RH एंटीजन है उससे ये मिक्स होके एंटीबॉडीज मिक्स होके RBC सेल्स को हीमोलाइज कर देंगे, यानी टूट जाएगा RBC सेल जो टूट जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, जिससे हीमोग्लोबिन रिलीज होगा और हीमोग्लोबिन से जो बिलिरुबिन रिलीज होगा और जॉन्डिस होगा। तो क्या क्या होगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो अबाउट 2% ऑफ द सेकेंड प्रेगनेंसी शो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी जो ये 2% लोगों को, आमतौर पे ज़्यादा नहीं होता सीवियर सेकेंड प्रेगनेंसी में, लेकिन 2% चांस है, और थर्ड प्रेगनेंसी में 10% चांस है। और ये जो चांस होने का, ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये चांसेस होने का जो है इंक्रीज इंसिडेंस होता है सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में। जैसे जैसे थर्ड प्रेगनेंसी हो गई, फोर्थ हो गई, अगर ऐसे ही प्रेगनेंसीज ज़्यादा हो गए तो इसका चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, पहले चीज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जैसा इस हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न को नाम दिया गया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस का माने लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट इन पेरिफेरल ब्लड। अगर हम खून में देखेंगे बच्चे के तो एरिथ्रोब्लास्ट यानी इमैच्योर आरबीसीज, जो एरिथ्रोपोइसिस में जो सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, लेट, रेटिकुलोसाइट, ओके। तो उसी तरह जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, इमैच्योर सेल्स ज्यादा नजर आएंगे, ओके। तो उसको दैट्स वाई एरिथ्रोब्लास्टोसिस कह जाएंगे। तो क्यों होगा ये, क्योंकि खून जब उसका आरबीसी एंटीजन एंटीबॉडी होके ब्रेक होने की वजह से, तो बच्चे का हीमोपोइटिक सिस्टम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी पैदा करने की कोशिश करता है। तो इस ज़्यादा कोशिश में क्या है, ज़्यादा इमेच्योर सेल्स खून में नजर आते हैं, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद यही वही डायग्राम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस का, जो आरबीसी से साइज से थोड़े से बड़े होते हैं, दैट इज इमेच्योर, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर आरबीसी में, ओके। देन अनीमिया, सो जो ज़्यादातर आरबीसीज ब्रेक होने की वजह से अनीमिया भी नज़र आता है बच्चे में, ओके। और ये बहुत सीवियर कॉज है अनीमिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर मोर्टेलिटी, यानी बच्चे की जो मौत होती है इस कंडीशन में उस अनीमिया के रीज़न की वजह से ही होती है, ठीक है। फिर इक्ट्रस ग्रेविस नियोनेटरम, तो जो एक्सेस जो ब्रेकडाउन होता है आरबीसी, उसके अंदर हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, फिर हीमोग्लोबिन भी मेटाबोलाइज होकर बिलिरुबिन बन जाता है, तो ये बिलिरुबिन जो है जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस क्या, उसके बारे में भी हम लेक्चर बनाएंगे आगे। तो बिलिरुबिन की वजह से जॉन्डिस होता है, और उसी वजह से लीवर और स्प्लीन भी बढ़ जाते हैं। तो लीवर और स्प्लीन जो है साइज बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसका ये जो है हीमोपोइटिक टिश्यूज हैं, तो इससे प्रोडक्शन शुरू होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू होती है, तो उस वजह से जो है जॉन्डिस देखा जाता है। फिर उसके बाद कर्निक्ट्रस क्या है, नॉर्मली जो है एनीमिया से जो है बहुत से डेथ्स होते हैं, लेकिन अगर एनीमिया अगर बच्चा सर्वाइव हो गया तो उसको क्या परमानेंट मेंटल इंपेयरमेंट या मोटार एरियाज ऑफ द ब्रेन में डैमेज होता है। क्यों होता है, अगर बिलिरुबिन जो पैदा होता है जिससे जॉन्डिस होता है, तो बिलिरुबिन अगर दिमाग के न्यूरॉन के सेल्स के अंदर तक चला जाए तो उसको प्रेसिपिटेट करेगा और न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और उससे जो है मोटार एरियाज या ब्रेन डैमेज हो जाएगा। वो कंडीशन जहाँ पे बिलिरुबिन जाकर ब्रेन को डैमेज करेगा उससे हम कर्निक्ट्रस कहते हैं। तो कर्निक्ट्रस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जॉन्डिस और कर्निक्ट्रस का। तो बच्चा जो है पूरा उसका जो है स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा जो है येलो येलोइश नजर आता है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है हाइड्रोप्स फीटालिस भी होने के चांसेस हैं। सो उसमें जो है फीटस डेवलप एडिमा, जहाँ भी जो है सूजन नज़र आती है, एकदम ऑर्गन्स जो है सब बड़े नज़र आते हैं, हर जगह सूजन होती है, तो उस कंडीशन को हाइड्रोप्स फीटालिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोप्स फीटालिस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे लीवर जो है सूजन हो गई लीवर में, दूसरे एब्डोमिनल स्वेलिंग है, तो पूरा जिस्म जो है स्वेलन हो जाता है। तो अब इस बीमारी को हम ट्रीट या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो एक प्रिवेंशन कैसे करते हैं? अगर हमको पहले से ही पता चल जाए कि मदर RH नेगेटिव है और जो बेबी जो है RH पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद अगर ये कॉम्प्लिकेशंस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस या हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न ना हो, तो उसके लिए हम एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो वो क्या है? RH एंटीबॉडीज को पहले से ही मदर्स के इसमें इंजेक्ट कर दें। ओके, उसको मदर के बॉडी में RH इम्यूनोग्लोबुलिन या RH एंटीबॉडीज को पहले इंजेक्ट करते हैं। तो कैसे इंजेक्ट करते हैं बताता हूं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिंगल डोज ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडीज सो द पॉजिटिव फीटल सेल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कब देंगे पहले वो भी जान लें। तो ये RH इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना, पहली प्रेगनेंसी में 28 या 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे दिए जा सकते हैं, या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विद इन 72 आवर्स। तो अगर हम जब पहली प्रेगनेंसी है, जब डिलीवरी हो गई, अगर आप इमीडिएटली हम जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन खून के इनके मदर के खून के अंदर अगर हम डाल दें, यानी एंटीबॉडीज़ जो ऑलरेडी बाहर बने हुए हैं या एंटीबॉडीज़ जिसको हम RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहेंगे, अगर हम उसका इंजेक्शन देके अगर खून में मदर के डाल देंगे तो क्या होगा? तो जो बच्चे के जो सर्कुलेशन से डिलीवरी के बाद जो RH एंटीजन्स आएंगे, तो जो हमने इंजेक्शन से जो RH एंटीबॉडीज़ दे दिए थे वो दोनों रिएक्ट होके उसका जो सेल्स जो है एंटीजन्स वो जो बच्चे के जो आ रहे हैं वही डिस्ट्रॉय होंगे, ख़त्म होंगे, और मदर को जो है मदर का इम्यून सिस्टम जो है स्टिमुलेट नहीं होगा या सेंसिटाइज नहीं होगा, जिससे मदर जो है अपनी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। ये जो है आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज जो ऑलरेडी हमने बाहर लैब में बनाई थी, वो उसको इंजेक्ट करके उसके एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से प्रिवेंशन ना हो गए और ये कंडीशन हो गई यानी बच्चा को जो हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो गया, तो हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसको ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का जो चीज़ है वो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में बेसिकली क्या करते हैं, जो RH पॉजिटिव जो ब्लड होता है इन्फेंट में, बच्चे में जो RH पॉजिटिव ब्लड है उसको जो है RH नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, 400 ml ब्लड जो है बच्चे में से निकाल देते हैं, और फिर 400 RH पॉजिटिव ब्लड निकाल के फिर 400 ml जो है उसी तरह साइमल्टेनियसली बच्चे में डाल देते हैं, यानी कुछ निकालते हैं कुछ डालते हैं। ये 1.5 घंटे तक प्रोसीजर चलेगा, और ये प्रोसीजर रिपीट करते हैं बहुत बार पहले के कुछ हफ्तों में। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे का जो कुदरती तौर पे जो RH पॉजिटिव ब्लड था, अभी हम आर्टिफिशियली उसको RH नेगेटिव बनाएंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, RH नेगेटिव रहने से जो है वो एंटीजेंस उसके कुदरती तौर पे थे वो नहीं रहेंगे, और जो मैटरनल एंटीबॉडीज जो उसके इसमें घुस गए थे, तो वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन नहीं ब्रेक होगा, और बिलिरुबिन नहीं बनेगा, और कर्निक्टरस नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे किया जाता है। तो इसी तरह होता है। तो आप तकरीबन 6 हफ्ते लगते हैं उसके नेचुरल RH पॉजिटिव डेवलप होने, एंटीजेंस डेवलप होने के, जब तक जो है मैटरनल एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता था। तो ये था हमारी 6th कॉम्पिटेंसी, RH इनकम्पैटिबिलिटी और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अभी तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ रही है, बस जस्ट एक 5 मिनट में मैं भी ख़त्म कर देता हूँ। एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी ये ब्लड ग्रुप्स की जो हम टेस्टिंग करते हैं लैब में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमको एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमको कैसे इस्तेमाल हमको होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ओके, थ्योरी में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, हाँ, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में और नेक्स्ट वीडियो जो कि वीडियो नंबर 4 है ब्लड ग्रुप्स का भाग 4, हम उसमें इन डिटेल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ डिटेल
नहीं बताऊंगा और टाइम भी बहुत कम है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड डोनेशन जो करते हैं, एक जो ब्लड दिया जाता है तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, अभी इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर हमको पहले से ही मालूम हो गया तो अब हम वो एंटी-डी इंजेक्शन दे सकते हैं, तो वो प्रिवेंशन में भी काम होता है। सब मेडिको लीगल इश्यूज, मेडिको लीगल इश्यूज यानी कभी क्राइम हो गया, कोई साइड पे क्राइम हो गया, किसी पे इल्जाम है, हाँ, तो आप मर्डरर हो या XYZ आप गुनहगार हो, तो अगर उसके वहाँ पे साइड पे अगर क्राइम साइड पे अगर खून के धब्बे नजर आए तो हम उसको वही खून को लेके लैब में टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं और जो विक्टिम है उसके ब्लड ग्रुप से मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, एक हल्का सा क्लू भी मिलता है। उसके अलावा पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में भी ब्लड ग्रुपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि अगर कोई फादर डिनाई कर रहा है कि ये एक जो भी एक बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है, हाँ, तो वो सब पैटर्निटी डिस्प्यूट्स कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दूंगा, अगर मिसाल के तौर पे देखिए चाइल्ड O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप्स होते हैं O और O, तो एक पेरेंट से जो है वो O फादर या मदर से एक O का जीन अलील लेगा और मदर से या फादर से O लेगा, ठीक है। तो मदर का ब्लड ग्रुप कोई भी हो, AB छोड़ के कोई भी ब्लड ग्रुप हो, A B या O, ओके, A हो या B हो या O हो सकता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, फादर का ब्लड ग्रुप इन कंडीशन में अगर बच्चे का O है, अगर फादर का जो है AB अगर दिखा गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये चाइल्ड ये फादर का नहीं है, यानी इस इंसान का नहीं है, क्योंकि इसके जो दो जीनोटाइप्स होते हैं A और B, तो एक जीन्स तो बच्चे को ट्रांसमिट करनी है, तो यहाँ पे तो O है तो देयर इज नो स्कोप। तो अगर फादर का अगर AB है तो कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म बोल सकते हैं कि ये चाइल्ड ये फादर का नहीं है। उसी तरह सपोज ब्लड ग्रुप जो है चाइल्ड का AB है, AB ब्लड ग्रुप है, तो उसके जो अलील्स होंगे या जीनोटाइप्स होंगे A या B होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है, फादर का ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप्स O, तो इसमें भी देयर इज नो चांस दैट ये जो बच्चा ये कंसर्न फादर से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, ओके। सो यही पैटर्निटी इश्यूज में होता है। हाउएवर इसकी एक लिमिटेशंस है कि बता सकता है, लेकिन कुछ हद तक बता सकता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से ये चीज़ कंफर्म हो सकती है। और नोइंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सर्टेन डिसीजेस, यानी कि कुछ बीमारियां जो है कुछ ब्लड ग्रुप में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, जैसे कि O ब्लड ग्रुप में पेप्टिक अल्सर कॉमनली पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप A में कार्सिनोमा यानी कैंसर स्टमक का, पैंक्रियास देखा जाता है। स्टिल इस पर रिसर्च चल रही है, कंफर्म फैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो कुछ ब्लड ग्रुप यानी ये बीमारी के लिए ससेप्टिबल है, ये कहा जा सकता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था। अभी जाते जाते बस 2 मिनट में ये एक बात हम बोल के हम फिनिश करते हैं आज का वीडियो। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, हमने पहले ही कहा था कि एक रेयर ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में, महाराष्ट्र का जो कैपिटल है बॉम्बे, जब वो टाइम पे बॉम्बे कहता था इसलिए उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप डेजिग्नेट किया है। अभी उस प्रेजेंट नेम है मुंबई। तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप की क्या खासियत है, ये बहुत सा रेयर ब्लड ग्रुप है जो फर्स्ट टाइम 1952 में डॉक्टर YM विंडे ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। तो इसमें क्या है, RBC के ऊपर जो H एंटीजन होता है, H एंटीजन वो एब्सेंट होता है। तो अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ABO ब्लड ग्रुप में कि हर इंसान के RBC पे एक एंटीजन होता है, वो होता है H फैक्टर और H एंटीजन। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिन लोगों में होता है उनमें H एंटीजन जो है एब्सेंट होता है। तो जब H एंटीजन एब्सेंट होता है तो A और B एंटीजन भी इससे नहीं बन सकता, यानी वो सरफेस पे, उसके RBC के सरफेस पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोगों में ना A रहता है, ना B रहता है, ना H बनता है, ओके। लेकिन उनके प्लाज्मा में एंटी A, एंटी B और एंटी H रहता है। तो उसी कारण जो है ये सिर्फ ये जो है किसी और ब्लड ग्रुप से ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही इनको डोनेट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि इनके अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप अगर ट्रांसमिट कर देगा तो ये एंटीजेंस जो है इन पर जाएंगे, इनके पास जो एंटीबॉडीज हैं वो एग्लूटिनेशन या सीवर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। तो इसी टॉपिक पे हम ये आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। फिर से आपसे मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वीडियो नंबर 4, जो ब्लड ग्रुप का लास्ट होगा, जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इंडिकेशंस के बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इसको, ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।